हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं सभी लोग? अच्छे हैं? चलिए, अच्छी बात है। आप सभी का एवरीवेयर फिजिक्स के प्लेटफॉर्म पे स्वागत है। एवरीवेयर फिजिक्स आप यूट्यूब चैनल में, वहाँ पे आप रिकॉर्डेड वीडियो लेक्चर्स देख सकते हैं। और यदि आपको नोट्स, डीपीपीज, क्वेश्चन बैंक एंड टेस्ट सीरीज ज्वाइन करनी है तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए एंड्रॉयड ऐप का लिंक में जाके आप एंड्रॉयड ऐप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं, या फिर आप डायरेक्टली प्ले स्टोर ओपन करेंगे, वहाँ पे एवरीवेयर फिजिक्स सर्च करेंगे, आपको मिल जाएगा। तो उस ऐप में आपको बहुत कुछ मिलेंगे। आपके जो भी आपके रिस्पेक्टिव बैचेज हैं उस बैच में आप ज्वाइन कर सकते हो। फ्री स्टडी मटेरियल्स भी मिलेंगे उसमें, टेस्ट सीरीज आप ज्वाइन कर सकते हो, डीपीपीज मिलेंगे, क्वेश्चन बैंक मिलेंगे और थ्योरी नोट्स मिलेंगे। तो उस ऐप में काफ़ी है, आप एक बार ज्वाइन करके देखो। तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स क्लास 12th का फर्स्ट यूनिट है। दैट मीन्स फर्स्ट चैप्टर जो हम स्टार्ट करते हैं क्लास 12th वो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स से ही स्टार्ट करते हैं। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में हमको क्या पढ़ना है? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में हमको बेसिकली चार्ज के बारे में पढ़ना है, जो किस स्टेट पे है? स्टैटिक्स, कहने का मतलब एट रेस्ट। तो इलेक्ट्रो इज नथिंग बट चार्ज, स्टैटिक एट रेस्ट। दैट मीन्स इस चैप्टर में हमें जो स्टडी करनी है वो किसके बारे में स्टडी करनी है? चार्ज के बारे में, उसके प्रॉपर्टीज के बारे में, उसके इफेक्ट्स के बारे में। वो किस स्टेट में रहेगा? जब वो रेस्ट की स्टेट में रहेगा। चार्ज एट रेस्ट, हमको इसी स्टेट में चार्ज के प्रॉपर्टी, चार्ज के इफेक्ट्स के बारे में स्टडी करना है। तो उसके प्रॉपर्टीज में क्या कहेंगे वो आगे पढ़ेंगे, कूलम्ब्स लॉ, गॉस लॉ, ये सब सभी इसमें आपको स्टडी करना है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में। दूसरा क्या यूनिट है चार्ज का? यदि ये रेस्ट पे है, मोशन में रहेगा, तो वो हमको नेक्स्ट यूनिट करंट इलेक्ट्रिसिटी। दैट मीन्स चार्ज जब किस में होगा? आपका मोशन में रहेगा। दैट मीन्स वो करंट कहने का मतलब क्या होता है? सिंपली वाटर करंट, मतलब वाटर का फ्लो। तो उसी तरह से चार्ज का फ्लो क्या कहलाता है? आपका करंट इलेक्ट्रिसिटी इज नथिंग बट चार्ज। तो यहां पे हम जो स्टडी कर रहे हैं वो चार्ज के बारे में स्टडी कर रहे हैं, जो किस स्टेट में रहेगा? आपका रेस्ट के स्टेट में, स्टैटिक। स्टडी ऑफ चार्ज एंड its properties when it is at rest। जब वो रेस्ट के पोजीशन पे है, रेस्ट की स्टेट पे है, तो उस वक्त आपका क्या है? स्टडी कर रहे हो उसके प्रॉपर्टीज और उसके बारे में, तो वही आपका क्या कहलाता है? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। तो अब हम आते हैं चार्ज पे। चार्ज क्या है? तो चार्ज को आप कैसे डिफाइन करोगे? आप 11th में ग्रेविटेशनल चैप्टर पढ़ चुके हो, ग्रेविटेशन, वहां पे आप मास के बारे में समझे होगे। तो मास क्या है? तो किसी भी ऑब्जेक्ट की एक फंडामेंटल प्रॉपर्टी है, बेसिक प्रॉपर्टी है, ठीक है, जो रिस्पॉन्सिबल है ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। दो ऑब्जेक्ट आपस में एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं, तो उसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है? मास। सेम एज चार्ज भी क्या है? किसी भी ऑब्जेक्ट की, किसी भी बॉडी की एक फंडामेंटल यूनिट, फंडामेंटल प्रॉपर्टी है, उसका फंडामेंटल फीचर्स है, जो रिस्पॉन्सिबल है किसके लिए? इलेक्ट्रिक फोर्स। दैट मीन्स या फिर कह सकते हो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। अब इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो होता है वो अट्रैक्टिव नेचर का और रिपल्सिव नेचर के दोनों होते हैं। तो यहाँ पे हम क्या डिफाइन करेंगे? चार्ज इज अ फंडामेंटल प्रॉपर्टी ऑफ एनी ऑब्जेक्ट विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्सन। आगे देखेंगे हम कि अट्रैक्शन कब होगा, रिपल्सन कब होगा। वैसे आपको पता ही होगा ये कि दो चार्ज के बीच में कब किस नेचर के रहेंगे जब अट्रैक्ट होते हैं, और किस नेचर के रहेंगे जब रिपेल होंगे। तो फंडामेंटल प्रॉपर्टी, इलेक्ट्रिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और
रिपल्सन। तो ये चार्ज के बारे में हुआ। नेक्स्ट, अब चार्ज के टाइप्स, ठीक है। मास का कोई टाइप है, तो मास जैसे आप रेस्ट मास और रिलेटिव मास, ठीक है, तो वहां पे मास भी आपका देखे होगे ये कि मास जब कोई भी ऑब्जेक्ट किसी लाइट के कंपेरिजन स्पीड में आपका ट्रेवल कर रहा है तो उसकी मास चेंज होती है, ठीक है। तो वहां पे भी मास के हम डिफरेंट दो टाइप्स देखते थे। यहाँ पे भी क्या है, आपका चार्ज के टाइप्स हम देखेंगे। तो चार्ज क्या है, किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, कोई भी दो ऑब्जेक्ट के बीच में इलेक्ट्रिक फोर्स लग रहा है तो वो क्यों लगेगा, चार्ज के कारण ही लगेगा। यदि किसी भी बॉडी न्यूट्रल है मतलब उस पर नेट चार्ज क्या है, जीरो है, तो नेट चार्ज जीरो है तो उस पर इलेक्ट्रिक फोर्स क्या होगा, जीरो। तो रिस्पॉन्स इलेक्ट्रिक फोर्स के लिए क्या होना चाहिए, चार्ज होना चाहिए। उसी तरह से ग्रेविटेशनल फोर्स के लिए क्या होना चाहिए, मास होना चाहिए। नेक्स्ट इसके टाइप्स। तो अब टाइप्स क्या है, तो चार्ज को दो टाइप में हम देखते हैं, कौन कौन सा, पॉजिटिव चार्ज और अनदर नेगेटिव चार्ज। तो कि कोई भी बॉडी के पास चार्ज है तो चार्ज क्यों होता है, रीजन क्या है चार्ज होने का, ठीक है। तो किसी भी कंडक्टर या किसी भी ऑब्जेक्ट का चार्ज होने का जो रीजन है वो क्या रीजन है, तो इलेक्ट्रॉन उसके रिस्पॉन्सिबल होते हैं। इलेक्ट्रॉन यदि उस जितना होना चाहिए उससे कम है तो कोई वो पॉजिटिवली चार्ज हो जाता है, जितना होना चाहिए उससे ज़्यादा है दैट मीन्स एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स तो वो क्या हो जाएगा, नेगेटिवली चार्ज। तो वही देखेंगे अभी। तो हम आपको एटॉमिक लेवल पे लेके आते हैं। तो आप कोई भी एक ऑब्जेक्ट एज्यूम करो, एक एटम एज्यूम करो उसका, ठीक है। तो एटम्स के सेंटर पे न्यूक्लियस, उसका जो चार्ज होता है वो न्यूक्लियस का चार्ज कैसा होता है, पॉजिटिव चार्ज। तो न्यूक्लियस में कौन कौन से पार्टिकल्स होते हैं, कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स जो न्यूक्लियस के हैं वो कौन से हैं, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स। तो आप जानते होंगे कि प्रोटॉन्स क्या होता है, पॉजिटिवली चार्ज होता है, इलेक्ट्रॉन्स नेगेटिवली चार्ज होता है और न्यूट्रॉन्स न्यूट्रल। तो हम न्यूट्रॉन को यहाँ पे नहीं ले रहे हैं, कंसिडर नहीं कर रहे हैं, ठीक है, क्योंकि हम चार्ज के बारे में पढ़ रहे हैं और न्यूट्रॉन क्या है, न्यूट्रल। तो न्यूट्रल एलिमेंट है इसलिए न्यूट्रॉन को हम कंसिडर नहीं कर रहे हैं, सिर्फ प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन को कंसिडर कर रहे हैं। सपोज कोई एटम है, एक्स एटम, इसके पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होंगे। तो फॉर एग्जांपल इसके पास कितने प्रोटॉन्स हैं, 6 प्रोटॉन्स एंड 6 इलेक्ट्रॉन्स। कोई भी न्यूट्रल एटम में जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होंगे उतने ही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे, तभी जाके वो एटम क्या होगा, न्यूट्रल होगा। नेट चार्ज उस एटम का क्या होगा, जीरो। अदरवाइज यदि किसी का भी नंबर ग्रेटर या कम हुआ तो वो आपका नेट चार्ज हो जाएगा। तो देखोगे इसके पास कितने, 6 प्रोटॉन और 6 इलेक्ट्रॉन्स। ये अभी क्या है, न्यूट्रल एटम, ठीक है। नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इक्वल हैं तो एक दूसरे को न्यूट्रलाइज कर दे रहे हैं। तो प्रोटॉन का चार्ज कितना होता है आपको पता होगा, वैसे नहीं पता है तो कोई बात नहीं, आप देख लें। प्रोटॉन का जो चार्ज होता है वो कितना होता है आपका, +1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। ये आपका क्या हुआ, प्रोटॉन का चार्ज, सेम एज चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होगा, तो जो प्रोटॉन का चार्ज का मैग्नीट्यूड है सेम इलेक्ट्रॉन का भी चार्ज होता है, मैग्नीट्यूड सेम होगा, नेचर क्या हो जाता है, अपोजिट। तो इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना हो जाएगा आपका, -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। तो इसी को हम चार्ज को +E और -E। तो +E और -E कहने का मतलब इलेक्ट्रॉनिक चार्ज, ठीक है। इलेक्ट्रॉन के चार्ज का मैग्नीट्यूड को हम E से डिनोट कर रहे हैं, ओके। तो +E दैट मीन्स प्रोटॉन का चार्ज, -E दैट मीन्स इलेक्ट्रॉन का चार्ज। मैग्नीट्यूड ये सब देख लिए। तो ये आपका एक न्यूट्रल एटम है आपके पास। अब आपको इसको चार्ज करना है। तो सपोज फर्स्ट हम इसको क्या बनाते हैं, पॉजिटिवली चार्ज। तो पॉजिटिवली चार्ज कैसे होता है,
पॉजिटिव चार्ज। तो ये एटम, सपोज इसके आसपास कोई ऐसे एटम था जिसको इलेक्ट्रॉन्स रिक्वायर्ड था, उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ग्रेटर थी, तो वो क्या किया, ये जो एटम्स है वो इलेक्ट्रॉन दे दिया, ठीक है। दैट मीन्स इसने क्या किया, लूज किया इलेक्ट्रॉन। तो इसने लूज किया, डोनेट कर दिया किसी को, तो इसके पास जो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स हो गए अब वो ग्रेटर देन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो गए। सपोज इसने 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया, 6 प्रोटॉन, और कितना इसके पास इलेक्ट्रॉन बच गए, 4 इलेक्ट्रॉन। तो अब देखोगे 6 प्रोटॉन और 4 इलेक्ट्रॉन है, तो 6 प्रोटॉन दैट मीन्स जो नंबर है प्रोटॉन्स का वो इलेक्ट्रॉन्स के नंबर से ग्रेटर है। तो इस केस में क्या होगा कि 4 प्रोटॉन्स और 4 इलेक्ट्रॉन्स एक दूसरे को क्या कर लेंगे, न्यूट्रलाइज कर लेंगे। तो 4 प्रोटॉन और 4 इलेक्ट्रॉन तो न्यूट्रलाइज कर दिए एक दूसरे को। अब जो इसके पास 2 प्रोटॉन एक्स्ट्रा है उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए इसके पास तो इलेक्ट्रॉन है नहीं, तो अब इसके पास 2 प्रोटॉन का एक्सेस चार्ज हो गया। तो इसका जो चार्ज हो गया वो कितना, +2e। दैट मीन्स कह सकते हो +2 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। कूलम क्या है, चार्ज का यूनिट है, अभी देखेंगे डिफरेंट यूनिट्स, एसआई यूनिट, सीजीएस यूनिट। तो ये आपका ऑब्जेक्ट क्या हो गया, ये जो एटम है वो क्या हो गया आपका पॉजिटिवली चार्ज। तो पॉजिटिवली चार्ज कब होता है, जब ऑब्जेक्ट इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, जब ऑब्जेक्ट के पास डिफिशियंसी किसके रिस्पेक्ट में डिफिशियंसी कहने का मतलब नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स यदि बैलेंस्ड है, इक्वल है, तो ना ही एक्सेस है ना ही डिफिशियंसी है, वो बैलेंस्ड है। तो उस बैलेंस कंडीशन से, न्यूट्रल कंडीशन से यदि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कम हो गए तो क्या हो गया, डिफिशियंसी हो गई इलेक्ट्रॉन की। तो जब इलेक्ट्रॉन की डिफिशियंसी रहेगी उस टाइम जो चार्ज होगा ऑब्जेक्ट के पास वो कौन सा चार्ज होगा, पॉजिटिवली चार्ज। तो पॉजिटिवली चार्ज कोई भी ऑब्जेक्ट कैसे हो सकता है, वो इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, लूज करेगा। तो ये आपका पॉजिटिव चार्ज बन गया ऑब्जेक्ट। अब आते हैं सेकेंड, नेगेटिव चार्ज। सपोज इसने 2 इलेक्ट्रॉन लूज करने के जगह पे, फॉर एग्जांपल ये एटम किसी से 2 इलेक्ट्रॉन उधार ले लिया, ठीक है। कोई इससे भी बड़ा दानवीर था जो इसी को उधार दे दिया 2 इलेक्ट्रॉन को। तो 2 इलेक्ट्रॉन इसने उधार तो ले लिया, बट अब इसके पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, 8 इलेक्ट्रॉन्स। अब आप देख रहे हो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ग्रेटर हो गए नंबर ऑफ प्रोटॉन्स से। दैट मीन्स अब 6 प्रोटॉन्स और 6 इलेक्ट्रॉन्स एक दूसरे को क्या करेंगे, न्यूट्रलाइज करेंगे। लेकिन 2 इलेक्ट्रॉन अभी भी एक्सेस है, उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए तो प्रोटॉन है ही नहीं। तो अब उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए प्रोटॉन है नहीं, तो उसका चार्ज क्या हो गया, -2e। -2e कहने का मतलब इसका जो चार्ज हो गया वो नेगेटिव चार्ज, कितना, 2 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। तो इसके पास नेगेटिवली चार्ज। तो अब आप देख रहे हो कि नेगेटिवली चार्ज जब एक्सेस इलेक्ट्रॉन, एक्सेस कहने का मतलब नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इक्वल होने चाहिए थे, तो उस बैलेंस कंडीशन से ज्यादा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आ गया तो वो क्या कहलाएगा आपका एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। या फिर किसी से जब वो इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है उस केस में उसका चार्ज क्या हो जाएगा, नेगेटिवली चार्ज्ड। पॉजिटिवली चार्ज कब होगा, जब कोई भी ऑब्जेक्ट इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है, बैलेंस कंडीशन जो है उनका नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स का, तो ये आपका पॉजिटिवली चार्ज। तो 2 तरह के चार्ज हो सकते हैं, पॉजिटिवली चार्ज और नेगेटिवली चार्ज। कब होते हैं वो आप समझ गए हो अच्छे से। तो ये टाइप्स हो गए चार्ज का यूनिट्स। एसआई यूनिट, तो चार्ज का एसआई यूनिट क्या है आपका,
कूलम। अब 1 कूलम, अब ये बताओ कि चार्ज आपका फंडामेंटल क्वांटिटी है, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी है और डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी। तो आप अपना माइंड कहाँ पे, ब्रेन रिकॉल करोगे कहाँ पे, यूनिट्स एंड मेजरमेंट जो चैप्टर पढ़े थे वहाँ पे हम रिकॉल करके ले जाएंगे कि एसआई सिस्टम जब पढ़े थे तो एसआई सिस्टम में क्या था कि 3 फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी पहले से थे, लेंथ, मास और टाइम, उसके साथ 4 और ऐड किया गया था, टोटल कितने हुए थे, 7 फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी। दैट मीन्स एसआई सिस्टम ही मेरे पास लेटेस्ट सिस्टम ऑफ यूनिट है, उसमें अभी तक मेरे पास कितने हैं, 7 फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी। आगे जाके आप लोग हो सकता है कि 2-4 फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी और इंट्रोड्यूस कर दो तो इंक्रीज हो जाएंगे, बट अभी तक कितने फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी है मेरे पास, टोटल 7 फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी है। तो 7 फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी का आप रिकॉल करोगे, याद करने की कोशिश करोगे कि वो कौन कौन से हैं, तो उसमें चार्ज कहीं पे नजर नहीं आएगा, उसमें आपको फिर क्या मिलेगा, इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट क्या है आपका, एक फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी है। दैट मीन्स चार्ज को हम करंट के टर्म्स में कैसे कर सकते हैं, तो अब ये देखे थे कि करंट इज इक्वल टू, क्लास 10th में इलेक्ट्रिक करंट चैप्टर में, कि चार्ज इज इक्वल टू करंट इनटू टाइम। तो आप क्या डिफाइन कर सकते हो, 1 कूलम इज इक्वल टू 1, करंट का यूनिट एम्पियर सेकेंड, 1 एम्पियर सेकेंड। तो 1 कूलम इज इक्वल टू 1 एम्पियर सेकेंड। तो ये इसका कूलम कौन सा यूनिट हो गया, एसआई यूनिट, ठीक है। सीजीएस यूनिट की बात करें तो सीजीएस यूनिट क्या होता है इसका सीजीएस यूनिट बोला गया स्टैट कूलम, और इसी को बोला गया इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट, ईएसयू, ठीक है। सीजीएस यूनिट स्टैट कूलम और ईएसयू। अब क्या हुआ कि 1 कूलम इज इक्वल टू 3 इंटू 10⁹ ESU। 1 कूलम इज इक्वल टू कितना होता है आपका, 3 इंटू 10⁹ ESU। तो ये तो बात हो गई एसआई यूनिट और सीजीएस यूनिट। लार्जेस्ट यूनिट क्या है चार्ज का, जैसे डिस्टेंस के यूनिट्स थे, ग्रेटर यूनिट्स, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, पैरालैक्स के टर्म्स में, पारसेक के टर्म्स में देखते हैं, तो ये सब आपका क्या था, ग्रेटर यूनिट, ग्रेटर डिस्टेंस के लिए था लेंथ का। तो उसी तरह से चार्ज का आपका लार्जेस्ट यूनिट जो है वो क्या है, फैराड, और 1 फैराड इज इक्वल टू कितना होता है, 96500 कूलम। तो अब बात आती है कि स्मॉलेस्ट यूनिट कितना हो, किसको हम बोलेंगे, तो स्मॉलेस्ट यूनिट कुछ नहीं, दैट मीन्स स्मॉलेस्ट यूनिट कहने का मतलब चार्ज का जो इंटीग्रल पार्ट है, ठीक है, हम उसको ले रहे हैं, दैट मीन्स उससे हम डिवाइड नहीं कर सकते हैं किसी के, तो इसको हम क्या कह दिए, इलेक्ट्रॉनिक चार्ज, या फिर चार्ज ऑफ एन इलेक्ट्रॉन का जो मैग्नीट्यूड होगा वही स्मॉलेस्ट हम ले लेते हैं, ठीक है। अदरवाइज स्मॉलेस्ट यूनिट को भी हम किस में रिप्रेजेंट कर रहे हैं, कूलम में ही रिप्रेजेंट कर रहे हैं। 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, दैट मीन्स किसी भी ऑब्जेक्ट के पास जो स्मॉलेस्ट चार्ज का अमाउंट हो सकता है, कम से कम जो चार्ज हो सकता है वो कितना हो सकता है, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। इससे कम चार्ज करना पॉसिबल है क्या, जरा सा आप ये दिमाग लगाओगे, इससे कम चार्ज करने का मतलब क्या है, देखो किसी भी ऑब्जेक्ट को कैसे चार्ज किया जा रहा है, इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर करके या तो लॉस कर रहा है या गेन कर रहा है। सपोज कोई ऑब्जेक्ट एक इलेक्ट्रॉन लूज किया तो उसका चार्ज कितना हो गया, प्लस ई कहने का मतलब पॉजिटिव 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। अब आपसे बोला जाए कि ये जो चार्ज हुआ, ठीक है, आपने एक इलेक्ट्रॉन लूज करा के चार्ज कर दिया 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, वो आपसे बोले कि नहीं हमें इतनी चार्ज नहीं चाहिए, हमें 0.8 इंटू 10⁻⁻19 कूलम चाहिए, दैट मीन्स उसका हाफ चार्ज आपको बोल रहा है। पॉसिबल है क्या कि, दैट मीन्स इसके मतलब क्या हुआ कि एक इलेक्ट्रॉन को नहीं ट्रांसफर करना है, आपको आधे इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर ही करना है। तो ऐसा पॉसिबल है क्या, नहीं, ऐसा पॉसिबल नहीं है। या तो एक इलेक्ट्रॉन पूरा ट्रांसफर होगा या ट्रांसफर नहीं होगा। दैट मीन्स किसी भी ऑब्जेक्ट का जो मिनिमम चार्ज की वैल्यू हो सकती है वो एक इलेक्ट्रॉन के चार्ज के मैग्नीट्यूड का वैल्यू हो सकता है, या तो पॉजिटिव रहे या नेगेटिव रहे, वो बात की बात है कि गेन कर रहा है या लॉस कर रहा है,
बट मिनिमम वैल्यू कितना हो सकता है, मैग्नीट्यूड कितना हो सकता है, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। आपके जानकारी के लिए आउटसाइड द सिलेबस में आपको बता रहा हूं, अदरवाइज सिलेबस के लिए आपके पास जो मिनिमम चार्ज है, जो चार्ज का जो स्मॉलेस्ट यूनिट है वो क्या है, इलेक्ट्रॉनिक चार्ज। लेकिन कहीं पे आप मान लो नाम सुने होंगे क्वार्क्स, तो क्वार्क्स क्या है कि इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन को भी हम इसके डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है। तो क्वार्क्स का जो चार्ज है वो ±2e/3 एंड ±e/3। तो इस तरह के चार्ज के मैग्नीट्यूड, दैट मीन्स इलेक्ट्रॉनिक चार्ज को भी आप 2/3 और 1/3 में आपने डिवाइड कर दिया। बट ये आपके सिलेबस में नहीं है, ये आउट ऑफ द सिलेबस है, ठीक है। आपके सिलेबस आपके लिए क्या है कि किसी भी ऑब्जेक्ट का जो मिनिमम चार्ज हो सकता है वो कितना हो सकता है, एक इलेक्ट्रॉन के चार्ज के मैग्नीट्यूड का बराबर का हो सकता है मिनिमम चार्ज, ठीक है। क्वार्क्स आपकी जानकारी कि हाँ हम इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन को भी डिवाइड किया जाता है। क्यों इनको हम कंसीडर करने, क्योंकि ये स्टेबल में नहीं होते, ठीक है। तो ये डिफरेंट यूनिट्स हैं। तो अभी तक आपको चार्ज की जानकारी मिल गई, चार्ज क्या होता है, उसके डिफरेंट टाइप्स, पॉजिटिव और नेगेटिव, कैसे पॉजिटिव होता है कैसे नेगेटिव होता है वो भी आप समझ गए, डिफरेंट यूनिट्स आपने देख लिया। अब चार्ज की प्रॉपर्टीज हम स्टडी करेंगे। प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज, क्या क्या प्रॉपर्टी है इसके। फर्स्ट, दो चार्ज आपस में एक दूसरे को क्या करेंगे, फोर्स अप्लाई करेंगे। टू चार्जेस exerts force on each other। तब ये फोर्स तो अप्लाई करेंगे, अट्रैक्टिव कब होगा, रिपल्सिव कब होगा, तो इसी में आपका अट्रैक्टिव कब होगा आपका, जब अनलाइक नेचर, दैट मीन्स इसी में आप लिख सकते हो लाइक चार्जेस क्या करेंगे एक दूसरे को, रिपेल। एंड अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर। लाइक चार्जेस अनलाइक चार्जेस क्या करते हैं, लाइक चार्जेस क्या कर रहे हैं, रिपेल ईच अदर, और अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर। आपके माइंड में ये अब नहीं आना चाहिए, आपके माइंड में वो जो फिजिकल वर्ल्ड आपका क्लास 11th में है वहाँ पे फंडामेंटल फोर्सेस में न्यूक्लियर फोर्स हम पढ़ चुके हैं। वैसे फिर से यदि कभी भी माइंड में आए तो फिर से मैं आपको क्लियर कर रहा हूँ कि इनसाइड न्यूक्लियस जो आपके चार्जेस हैं वो कौन सा, इनसाइड न्यूक्लियस क्या कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स क्या है न्यूक्लियस का, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन। चलो न्यूट्रॉन तो न्यूट्रल रहा, ठीक है, वो रिपेल नहीं करेगा अट्रैक्ट भी नहीं करेगा, लेकिन इनसाइड न्यूक्लियस प्रोटॉन्स तो हैं, तो प्रोटॉन्स और प्रोटॉन्स एक दूसरे को क्या करना चाहिए, रिपेल करना चाहिए। तो न्यूक्लियस को तोड़ के बाहर निकल जाना चाहिए, न्यूक्लियस से बाहर हो जाना चाहिए, क्योंकि एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, रिपेल कर रहे हैं। दोनों एक दूसरे को रिपेल करने का मतलब वो चाह रहे हैं कि वो दूर जाए, वो चाह रहे हैं वो दूर जाए, दोनों एक दूसरे के दुश्मन है, बट फिर भी न्यूक्लियस के अंदर ही कंबाइंड है। आखिर रीजन क्या है, कुछ तो रीजन होगा ना। तो क्या है कि उसमें आपका न्यूक्लियर फोर्स भी अप्लाई होगा। न्यूक्लियर फोर्स कब अप्लाई होता है, वेरी स्मॉल डिस्टेंस, ठीक है, वेरी शॉर्ट डिस्टेंस के लिए न्यूक्लियर फोर्स अप्लीकेबल है। यदि उनकी डिस्टेंस बढ़ जाए तो न्यूक्लियर फोर्स एग्जिस्टेंस खत्म हो जाता है, ठीक है। 10⁻⁻15 मीटर के रेंज से कम रहे दोनों के बीच का डिस्टेंस तो न्यूक्लियर फोर्स क्या होता है, अप्लीकेबल होता है। अब न्यूक्लियर फोर्स जो आता है, दैट मीन्स न्यूक्लियर फोर्स, अब वो ये नहीं देखेगा कि प्रोटॉन प्रोटॉन के बीच में हमको फोर्स लगा रहा है, या प्रोटॉन न्यूट्रॉन के बीच में लगा रहा है, या न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन के बीच में लगा रहा है। न्यूक्लियर फोर्स अट्रैक्टिव नेचर का ही होगा, चाहे वो न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन के बीच में लगे, न्यूट्रॉन प्रोटॉन के बीच में लगे, या प्रोटॉन प्रोटॉन के बीच में लगे, उसको अट्रैक्ट कर रहे हैं दोनों। और वेरी शॉर्ट डिस्टेंस के लिए न्यूक्लियर फोर्स की जो मैग्नीट्यूड होगी वो डोमिनेट कर जाएगा किसके ऊपर, इलेक्ट्रिक फोर्स के ऊपर। देखो ये भी प्रोटॉन है,
ये भी प्रोटॉन है, इनसाइड न्यूक्लियस की बात किया जा रहा है, ठीक है। तो प्रोटॉन प्रोटॉन एक दूसरे को रिपेल तो करेंगे, ऐसा नहीं है कि इनसाइड न्यूक्लियस है तो रिपेल नहीं कर रहे हैं, चार्ज इलेक्ट्रिक फोर्स लगेगा ही लगेगा, बट जो न्यूक्लियर फोर्स होंगे, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स जिनको बोला जाता है, वो डोमिनेट कर जाएगा। न्यूक्लियर फोर्स क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फोर्स के ऊपर डोमिनेट कर गया। लेकिन ये डोमिनेट एक लिमिट तक ही, लिमिट कहने का मतलब डिस्टेंस का लिमिट। यदि आप उन जो लिमिट है 10⁻⁻15 मीटर का जो रेंज है, आप उससे बढ़ा दिए, ठीक है, उनको मान लो सपोज 1 सेंटीमीटर या 1 मिलीमीटर के डिस्टेंस में रख दिए, तो उस केस में न्यूक्लियर फोर्स एग्जिस्टेंस में नहीं आएगा। फिर कौन एग्जिस्टेंस आ जाएगा, इलेक्ट्रिक फोर्स। तो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स जो एग्जिस्ट हो रहा है, न्यूक्लियॉन्स, न्यूक्लियॉन्स कहने का मतलब प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स, तो वो सभी को क्या करता है, अट्रैक्ट करता है। तो इसलिए इनसाइड न्यूक्लियस सभी एक दूसरे से क्या है, अट्रैक्ट हो रहे हैं, इनसाइड न्यूक्लियस एक दूसरे से बॉन्डेड है ऐसा। तो ये आपका फर्स्ट प्रॉपर्टी हुआ कि एक दूसरे को मतलब दो चार्ज आपस में एक दूसरे पे क्या लगा, अप्लाई करते हैं, फोर्स अप्लाई करते हैं। यदि लाइक चार्जेज रहा तो रिपेल करेंगे, अनलाइक चार्जेज रहा तो अट्रैक्ट करेंगे। नेक्स्ट प्रॉपर्टी, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। तो क्वांटाइजेशन क्या है, तो क्वांटाइजेशन से पहले आपको एक वर्ड क्लियर कराना चाहूंगा, क्वांटम। क्वांटम क्या होता है, क्वांटम क्या है, फॉर एक एग्जांपल देना चाहते हैं। आपका सपोज आप 12th क्लास के हो, आपका कोई एक सेक्शन होगा, 12th A, 12th B, 12th C, जो भी हो, किसी जो भी स्कूल में आप पढ़ रहे हो। सपोज आपका सेक्शन क्या है, 12th A, तो 12th A एक बैच हो गया। 12th A क्या है, एक बैच हो गया, एक सेक्शन हो गया। अब 12th A में हर एक स्टूडेंट्स उस बैच का क्या है, क्वांटम है, ठीक है। हर एक स्टूडेंट्स उस बैच का क्या है, क्वांटम है। तो क्वांटम कहने का मतलब जो स्मॉलेस्ट यूनिट हुआ, तो बैच का स्मॉलेस्ट यूनिट क्या है, एक स्टूडेंट, ठीक है। बैच का एक स्मॉलेस्ट यूनिट क्या हुआ, एक स्टूडेंट। उसको तो डिवाइड नहीं कर सकते हो ना, हम जैसे मान लो एक स्टूडेंट हैं, हमको आधा आधा तो नहीं कर सकते हो कि आधा इसमें रखेंगे आधा कहीं और, नहीं। तो एक स्टूडेंट जो है वो क्या है, आपका किसी भी बैच का एक स्मॉलेस्ट यूनिट हुआ। तो किसी का भी एक स्मॉलेस्ट यूनिट जो होती है वो क्या कहलाता है, क्वांटम। तो उसी तरह से कोई भी ऑब्जेक्ट, जैसे हम अभी देखें, क्लियर हो गया कि किसी भी ऑब्जेक्ट को कैसे चार्ज किया जा रहा है, इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर के थ्रू। या तो इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है या इलेक्ट्रॉन वो गेन कर रहा है। तो या तो वो लूज कर रहा है, सपोज वो लूज कर रहा है, पॉजिटिवली चार्ज है तो एक इलेक्ट्रॉन लूज किया, उससे ग्रेटर हुआ तो 2 इलेक्ट्रॉन लूज किया, उससे ग्रेटर हुआ तो 3 इलेक्ट्रॉन लूज किया। ऐसा कभी पॉसिबल नहीं है कि 2.5 इलेक्ट्रॉन लूज कर दे। दैट मीन्स कोई भी ऑब्जेक्ट का जो चार्ज होगा वो इलेक्ट्रॉन के मल्टीपल में होगा, इंटीग्रल मल्टीपल में। तो यही क्या है आपका क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। और चार्ज का एक क्वांटम क्या है आपका, इलेक्ट्रॉनिक चार्ज। एक इलेक्ट्रॉन के चार्ज का मैग्नीट्यूड का ही इंटीग्रल मल्टीपल होगा क्या, किसी भी ऑब्जेक्ट का चार्ज। दैट मीन्स इसको आप कैसे बता सकते हो कि Q = +-NE। अब Q क्या है, किसी भी ऑब्जेक्ट का चार्ज, E क्या है आपका इलेक्ट्रॉनिक चार्ज, इलेक्ट्रॉन के चार्ज का मैग्नीट्यूड। प्लस माइनस दैट मीन्स पॉजिटिव हो सकता है कोई भी ऑब्जेक्ट का चार्ज या नेगेटिव हो सकता है। वेयर Q क्या है आपका, चार्ज ऑफ ऑब्जेक्ट, N क्या है, ये इंटीजर 1 2 3 4 5 एंड सोन। E इलेक्ट्रॉनिक चार्ज, वैल्यू 1.6 × 10⁻⁹ कूलम।
दैट मीन्स क्वांटम ऑफ चार्ज क्या हुआ आपका, जो ई है यही क्या है आपका क्वांटम ऑफ चार्ज। किसी भी ऑब्जेक्ट का जो चार्ज हो सकता है वो किसके चार्ज के बराबर हो सकता है, इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज ऑफ एन इलेक्ट्रॉन। दैट मीन्स इलेक्ट्रॉन के चार्ज का इंटीग्रल मल्टीपल में किसी भी ऑब्जेक्ट का चार्ज हो सकता है। दैट मीन्स ई ही आपका क्या है, क्वांटम ऑफ चार्ज, चार्ज की स्मॉलेस्ट यूनिट। अभी हम बताए थे थोड़ी देर पहले कि चार्ज का स्मॉलेस्ट यूनिट क्या है आपका, इलेक्ट्रॉनिक चार्ज, यही आपका क्वांटम ऑफ चार्ज। तो कुछ एग्जांपल्स इसमें देखते हैं। सपोज आपको ये टास्क दिया गया कि ये आपके पास कोई ऑब्जेक्ट है, आपको बोला गया कि इस ऑब्जेक्ट को 1 कूलम पॉजिटिव चार्ज बना के लाओ। तो 1 कूलम पॉजिटिवली आपको चार्ज बनाना है, तो आपके माइंड में क्या उठेगा कि 1 कूलम पॉजिटिव चार्ज बनाने के लिए इसके इलेक्ट्रॉन्स को लूज करवाने पड़ेंगे। इलेक्ट्रॉन्स लूज कराने का तरीका बहुत सारे हैं, ठीक है, किस मेथड्स के थ्रू लूज कराते हैं वो एक अलग बात हो गई। या हमको क्या कराना है, इलेक्ट्रॉन को लूज कराना है, ठीक है। फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन होता है, थर्मो इमिशन होता है, नेक्स्ट सेकेंडरी इमिशन होता है। तो वो डिफरेंट प्रोसेसेस के थ्रू इमिशन कराया जाता है इलेक्ट्रॉन का। तो हमको उस पर नहीं जाना है, हमको सिर्फ क्या करना है, इलेक्ट्रॉन को लूज कराना, चाहे किसी मेथड के थ्रू लूज करा। सपोज आपको बोला गया टू चार्ज an object by +1 coulomb, then the number of electrons लूज्ड बाय ऑब्जेक्ट, वो ऑब्जेक्ट कितना इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, कितने इलेक्ट्रॉन लूज कराने पड़ेंगे उससे। तो ये आपको देखना है। दैट मीन्स कितना चार्ज करना उसको, +1 कूलम, और एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना होता है, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम के मैग्नीट्यूड के बराबर। तो इसको आप सॉल्व कर लो। आपको पूछा क्या गया, n की वैल्यू पूछेगी, दैट मीन्स कितने इलेक्ट्रॉन्स लूज कराने हैं। तो Q इज इक्वल टू प्लस एन, Q कितना है आपका 1 कूलम, n E 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। सॉल्व करोगे यहां से आपको n कितना मिलेगा, 6.25 इंटू 10⁻18। दैट मीन्स दिस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स यदि आप लूज करवाओगे तब जाके आपको कितना चार्ज मिल रहा है, +1 कूलम। तो आप देख पा रहे हो कि कितनी ज्यादा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को लूज कराने पड़ेंगे 1 कूलम चार्ज को हमको गेन करने के लिए। आपको बोला जाए 2 कूलम चार्ज, दैट मीन्स इसका ट्वाइस वैल्यू आपको क्या करने पड़ेंगे, इलेक्ट्रॉन्स रिमूव कराने पड़ेंगे उस ऑब्जेक्ट से। 3 कूलम थ्राइस ऑफ वैल्यू। तो इस तरह से आपको किसी भी ऑब्जेक्ट को चार्ज करना है तो आपको दिस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को क्या करने पड़ेंगे, रिमूव करने पड़ेंगे। ये 1 कूलम चार्ज के लिए आपको ये वैल्यू याद रखोगे तो कभी कुछ आया, कुछ नंबर ऑफ चार्ज दिया गया है, कुछ चार्ज की वैल्यू कितने इलेक्ट्रॉन्स रिमूव या गेन करना होगा, तो 1 कूलम के लिए हमको पता है यूनिट वैल्यू, यूनिट चार्ज के लिए कितने इलेक्ट्रॉन्स आपको रिमूव होंगे। यदि यही नेगेटिव चार्ज रहता तो इतने इलेक्ट्रॉन्स को क्या कराना पड़ता, गेन कराना पड़ता। हम अब आपसे पूछते हैं, ये आप समझ गए होंगे, आपके लॉजिक के लिए है, वैसे तो आप समझ ही रहे हो, बता ही दोगे। एक है, इज इट पॉसिबल टू चार्ज an object by +10/3 कूलम। किसी ऑब्जेक्ट का चार्ज को आपको कितना करना है, 10/3 कूलम चार्ज करना है। इज इट पॉसिबल, क्या ये पॉसिबल है? इफ यस देन फाइंड द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स removed from that object।
आप माइंड लगाओ थोड़ा, क्या ये पॉसिबल है? तो चलो हम देखते हैं। आप पॉज करके ट्राई कर सकते हो जाए तो सही है, उसके बाद आप रिज्यूम करके देख सकते हो, नहीं हो तो भी कोई दिक्कत नहीं है, आप रिज्यूम करो, देख लो हिंट इसका सॉल्यूशन। तो हमें कितना चार्ज करना है, दैट मीन्स क्यू की जगह पे क्या बोला गया आपका, +10/3 कूलम, इतना चार्ज आपको बनाना है। अब आप जानते हो कि 1 कूलम चार्ज के लिए कितना इलेक्ट्रॉन्स को रिमूव कराने की जरूरत पड़ा था, 6.25 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स, हमें इतने कूलम चार्ज करना है, दैट मीन्स 10/3 × 1 कूलम, यही ना, 10 कूलम रहता तो 10 टाइम्स ऑफ 1 कूलम, तो 10/3 कूलम, दैट मीन्स 10/3 टाइम्स ऑफ 1 कूलम, तो Q = 10/3 टाइम्स ऑफ 1 कूलम, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितना हो जाएगा, तो N = 10/3 टाइम्स ऑफ 1 कूलम के रिस्पेक्टिव कितना नंबर था, 6.25 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स थे। तो अब हमें कितना इलेक्ट्रॉन्स को रिमूव कराना पड़ेगा, 10/3 × 6.25 × 10⁻18 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स रिमूव कराना पड़ेंगे। बट क्या ये इंटीजर है क्या, वो भी देखना है ना। तो यहां से अब आप देखोगे 10/3 को डिवाइड करोगे तो 3.33333 एंड सो ऑन इनफाइनाइट तक, जब तक आपको ताकत है, जब तक आपकी एनर्जी है, डिवाइड करते जाओ करते जाओ करते जाओ, आपको यही मिलेगा। कभी खत्म होगा क्या, कंप्लीटली डिविजिबल है क्या, तो ये कंप्लीटली डिविजिबल नहीं है, दैट मीन्स एक कंप्लीट इंटीजर आपको नहीं मिलने जा रहा है इसमें से। तो कंप्लीट इंटीजर नहीं मिल रहा है, दैट मीन्स ये इतना चार्ज करना पॉसिबल है क्या, नहीं, इतना चार्ज आप नहीं कर सकते हो। तो इस तरह से यदि आपको बोला जाए 1/3 कूलम करना पॉसिबल है क्या, नहीं, वो भी नहीं पॉसिबल है। तो जो भी आपको फ्रैक्शन दिया जाए यदि वो कंप्लीटली डिविजिबल है तब तो चलो ठीक है, वो आपको एक इंटीजर मिल जाएगा, क्योंकि आपको 10⁻18 है, उससे मल्टीप्लाई करोगे तो वो आपको एक इंटीजर दे देगा। लेकिन जो कंप्लीटली डिविजिबल नहीं है, इनफाइनाइट तक आप उसको डिवाइड करते चले जाओ, तो क्या मिलेगा, वो चार्ज पॉसिबल होगा कि नहीं, क्योंकि कंप्लीटली डिविजिबल नहीं है, एक परफेक्ट इंटीजर नहीं मिल रहा है। दैट मीन्स आपका क्या होगा लास्ट में जाके, कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, फिर बाद में 0.3 इलेक्ट्रॉन्स और हमको चाहिए, तो 0.3 इलेक्ट्रॉन्स तो पॉसिबल नहीं है ना। तो ये चार्ज आप किसी भी ऑब्जेक्ट को इतना चार्ज नहीं कर सकते हो, इससे कम कर सकते हो, इससे ज़्यादा कर सकते हो, बट इतना चार्ज आप नहीं कर सकते हो। तो ये आपको क्लियर हुआ होगा क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, कि किसी भी ऑब्जेक्ट को जो चार्ज करना पॉसिबल है वो इलेक्ट्रॉन के इंटीग्रल मल्टीपल में ही हम उसको चार्ज कर सकते हैं। ओके, हेलो स्टूडेंट्स, क्या आप भी जेई, नीट, एनडीए और सीटी जैसे एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, और क्या आपको भी फिजिक्स से डर लगता है, क्या आपको भी लगता है कि फिजिक्स सही हो जाए तो सिलेक्शन हो जाए, तो अब आपकी इंतजार खत्म, अब आपको सेलेक्ट कराने आ गया है एवरीवेयर फिजिक्स। आज ही डाउनलोड करें, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन। ओके, तो हम लोग दो प्रॉपर्टी देख लिए, क्या कि दो चार्जेस के बीच में फोर्स लगेंगे, लाइक चार्जेस एक दूसरे को रिपेल करेंगे, अनलाइक अट्रैक्ट करेंगे। नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज देख लिए, क्या है कि किसी भी ऑब्जेक्ट का जो चार्ज होगा वो क्या होगा, इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ इलेक्ट्रॉनिक चार्ज, दैट मीन्स मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज ऑफ एन इलेक्ट्रॉन के इंटीग्रल मल्टीपल में ही होंगे। नेक्स्ट प्रॉपर्टी जो है थर्ड, वो कौन सा आपका, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, दैट मीन्स चार्ज क्या है, कंजर्व्ड होता है। कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, कंजर्वेशन ऑफ मास, ये सब जानते होंगे। केमिस्ट्री में केमिकल रिएक्शन में आप कोई भी रिएक्शन कराते हो, केमिकल रिएक्शन, वहाँ पे आप कंजर्वेशन ऑफ मास का देखते हो। सेम एज कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, दैट मीन्स ये जो भी आप एक आइसोलेटेड सिस्टम लोगे, ठीक है, आप आइसोलेटेड सिस्टम कहने का मतलब पूरा एक क्लोज्ड सिस्टम, तो उसके अंदर जितने भी ऑब्जेक्ट रहेंगे उनका जो टोटल चार्ज होगा वो चार्ज क्या होगा, आपका कंजर्व्ड होगा। हाँ, चार्ज ट्रांसफर हो सकता है एक ऑब्जेक्ट से दूसरे ऑब्जेक्ट, जैसे कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी में आप क्या कहते हो कि एनर्जी वन फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट किया जा सकता है, तो उसी तरह से चार्ज भी वन ऑब्जेक्ट टू अनदर ऑब्जेक्ट ट्रांसफर हो सकता है, बट जो नेट चार्ज रहेगा किसी भी आइसोलेटेड सिस्टम का वो क्या रहेगा, आपका कंजर्व्ड रहेगा, कॉन्स्टेंट रहेगा।
फॉर एग्जाम्पल जैसे देखेंगे, मान लो ये एक आइसोलेटेड सिस्टम है, इसमें दो ऑब्जेक्ट हैं ए और ये बी। ए के पास टोटल चार्ज पहले कितना है, एक के पास 2 कूलम, सपोज इसके पास कितना है 8 कूलम, ठीक है। इनको आपस में जो भी कनेक्ट करोगे, एक दूसरे के साथ कंबाइन करोगे, जैसे भी कुछ जो भी प्रोसेस हुआ इनको कनेक्ट कर दिए, चार्ज का ट्रांसफर हुआ ए। अब इसके पास सपोज ए के पास कितना चार्ज आ गया, फॉर एग्जाम्पल 4 कूलम। ए के पास कितना चार्ज है 4 कूलम। तो फ्रॉम कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज कहने का मतलब किसी भी एक आइसोलेटेड सिस्टम का जो टोटल चार्ज रहेगा वो क्या रहेगा, कंजर्व। तो टोटल चार्ज पहले कितना था 10 कूलम, अब भी कितना होना चाहिए टोटल चार्ज, 10 कूलम भी होना चाहिए। तो 4 प्लस इसके पास कितना होना चाहिए चार्ज बी के पास, दैट मीन्स चार्ज ऑफ बी इज इक्वल टू कितना होना चाहिए आपका 10 कूलम, दैट मीन्स बी का चार्ज कितना होगा आपका 6 कूलम। तो ये है कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, समझ रहे हैं। कोई भी आइसोलेटेड सिस्टम का जो टोटल चार्ज है, नेट चार्ज है, वो क्या रहेगा आपका कंजर्व रहेगा, ठीक है। या ऐसे ही बता सकते हो कि चार्ज कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। किसी भी सिस्टम का, आइसोलेटेड सिस्टम का जो चार्ज रहेगा वो क्या रहेगा आपका कंजर्व्ड रहेगा। नेक्स्ट प्रॉपर्टी, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज आप देख लिए। नेक्स्ट, चार्ज इज इनवेरिएंट। इनवेरिएंट नेचर क्या है अभी बता रहा हूं। काइनेमेटिक्स थोड़ा सा आप ध्यान में लाओगे, फ्रेम ऑफ रेफरेंस जैसे सपोज आप किसी एक फ्रेम के रिस्पेक्ट में, किसी एक ऑब्जर्वर के रिस्पेक्ट में आपका स्टेट जो है रेस्ट का स्टेट है, तो किसी दूसरे अनदर ऑब्जर्वर के रिस्पेक्ट में, अनदर फ्रेम ऑफ रेफरेंस के रिस्पेक्ट में आप मोशन में हो सकते हो। तो साइमल्टेनियसली कोई भी ऑब्जेक्ट स्टेट ऑफ रेस्ट या स्टेट ऑफ मोशन में हो सकता है। वो डिपेंड किस पे कर रहा है, ऑब्जर्वर पे, फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे, दैट मीन्स वो वेरी कर सकता है उसका स्टेट। तो स्टेट जो वेरिएंट है या इनवेरिएंट है, स्टेट किसी भी ऑब्जेक्ट का जो स्टेट है वो क्या है वेरिएंट है, वो डिपेंड कर रहा है ऑब्जर्वर टू ऑब्जर्वर। बट किसी भी ऑब्जेक्ट का जो चार्ज होगा वो चार्ज क्या होगा इनवेरिएंट। ये आपका किसी भी फ्रेम ऑफ रेफरेंस के रिस्पेक्ट में देखोगे, चाहे वो आप रेस्ट फ्रेम ऑफ रेफरेंस के रिस्पेक्ट में देखो या एक्सेलरेटेड फ्रेम ऑफ रेफरेंस के रिस्पेक्ट में देखोगे, चार्ज क्या रहेगा आपका इनवेरिएंट, ठीक है। तो ये समझ गए। does not depend upon frame of reference। तो ये इनवेरिएंट नेचर हो गया चार्ज का। नेक्स्ट, चार्ज इज एसोसिएटेड विद मास। चार्ज जो है वो मास के साथ एसोसिएटेड होता है। दैट मीन्स कि किसी भी ऑब्जेक्ट को आप चार्ज कर रहे हो, पहले मान लो न्यूट्रल है, फॉर एग्जांपल यही एक ऑब्जेक्ट है, इसको हमको चार्ज करना है। तो चार्ज करना है दैट मीन्स यदि पॉजिटिवली चार्ज बनाना है तो इससे इलेक्ट्रॉन हमको बाहर निकालना पड़ेगा, लूज करना पड़ेगा, इससे रिमूव करना पड़ेगा इलेक्ट्रॉन। यदि इसको नेगेटिवली चार्ज करना है दैट मीन्स इसको इलेक्ट्रॉन देना पड़ेगा, दैट मीन्स एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा इसके पास। तो चार्ज जो हो रहा है किसी भी ऑब्जेक्ट के पास, जो चार्ज डेवलप हो रहा है वो किसके कारण हो रहा है, एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन के कारण या डिफिशियंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन के कारण। तो न्यूट्रल केस में आप इसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इक्वल थे, बैलेंस थे। सपोज इसको पॉजिटिवली चार्ज किए तो इलेक्ट्रॉन रिमूव किए, सपोज आप एक इलेक्ट्रॉन रिमूव करते हो तो एक इलेक्ट्रॉन के मास के बराबर इस ऑब्जेक्ट का मास क्या हो गया, कम हो गया, डिक्रीज हो गया। तो किसी भी ऑब्जेक्ट को आप चार्ज कर रहे हो तो ड्यूरिंग चार्जिंग उसका क्या होगा, मास जो है वो चेंज होगा। चार्ज इज एसोसिएटेड विद मास। हाँ देखो, चार्ज क्या है, मास के साथ एसोसिएट है, ठीक है। किसी भी ऑब्जेक्ट के पास चार्ज है दैट मीन्स उसका मास होगा। लेकिन कोई ऐसा इसका इनवर्स में देखोगे तो मास
मे नॉट बी एसोसिएटेड विद चार्ज, कहने का मतलब किसी ऑब्जेक्ट के पास मास तो हो सकता है बट उसका चार्ज न्यूट्रल हो सकता है, जीरो हो सकता है, ठीक है। तो दोनों ही स्टेटमेंट वाइज कभी पूछा जाएगा ट्रू और फॉल्स में। तो किसी ऑब्जेक्ट के पास चार्ज है तो मास होगा ही होगा, किसी ऑब्जेक्ट के पास मास है तो चार्ज हो ना हो ये कोई जरूरी नहीं है कि उसके पास चार्ज रहे ही रहे। ड्यूरिंग चार्जिंग mass of object changes। क्योंकि चार्जिंग के ड्यूरेशन में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफर हो रहा है, तो इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफर हो रहा है तो मास क्या होगा उसका, इंक्रीज या डिक्रीज हो सकता है। तो सपोज आपको एक एग्जांपल पूछा जाए इस पे बेस्ड, इफ एन ऑब्जेक्ट इज चार्ज to -1 coulomb, then its mass changes by कितना, केजी में यदि आपसे पूछ लिया जाए तो कैसे फाइंड करेंगे। तो आपको ये बताया जा चुका है थोड़ी देर पहले एक प्रॉपर्टी में, किस में, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज में क्या देखे उसमें कि 1 कूलम चार्ज बनाने के लिए 6.25 इंटू 10⁻18 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आपको रिमूव करना पड़ सकता है। यदि पॉजिटिव 1 कूलम बना रहे हो, नेगेटिव 1 कूलम कर रहे हो तो उसको देना पड़ेगा। तो 6.25 इंटू 10⁻18 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन का जो मास होगा उतना ही मास चेंज होगा 1 कूलम चार्ज करने पे। तो हमको पहले क्या फाइंड करना है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। कभी भी आपको चार्ज दे दिया गया है तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पहले फाइंड करोगे, उसके बाद ही मास फाइंड हो सकता है ना। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आपका क्या, Q/E, Q आपको दिया हुआ है, E इलेक्ट्रॉनिक चार्ज से डिवाइड करोगे तो आपको नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मिल जाएगा। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आप तो पहले ही जानते हो 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स, देन मास ऑफ n कहने का मतलब 6.25 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स, कितना होगा इनका मास। तो एक इलेक्ट्रॉन का मास कितना होता है, तो मास ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन इंटू जो भी n आया, इतना ही टोटल मास क्या होगा उसका, चेंज होगा। तो मास ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन 9.1 इंटू 10⁻31 kg इंटू n का वैल्यू 6.25 इंटू 10⁻18। तो दिस मच ऑफ मास क्या होगा उसका, इंक्रीज हो जाएगा ऑब्जेक्ट का। यदि इतना ही आपको पॉजिटिवली चार्ज बनाना था, +1 कूलम चार्ज बनाते तो इतना मास उस ऑब्जेक्ट का क्या हो जाता, डिक्रीज हो जाता। ठीक है, तो ये है कि यही बताया गया है कि चार्ज ऑलवेज एसोसिएटेड विद मास, चार्ज हमेशा मास के साथ एसोसिएटेड रहेगा। किसी भी ऑब्जेक्ट को चार्ज कर रहे हो दैट मीन्स उसका मास क्या होगा, वेरी होगा। तो ये सब चार्ज के प्रॉपर्टीज थे। आप किसी भी प्रॉपर्टी में डाउट हो तो आप डाउट, मान लो सपोज आप कोई टॉपिक पढ़े, ठीक है, रिकॉर्डेड लेक्चर्स आप कहीं पे वो देख रहे हो, यूट्यूब में देख रहे हो या फिर ऐप में देख रहे हो, दोनों ही जगह ये अवेलेबल मिलेंगे, यूट्यूब में भी मिलेंगे और ऐप में भी मिलेंगे रिकॉर्डेड लेक्चर्स। बट आपको किसी भी टॉपिक में कहीं पे भी आपको डाउट क्रिएट हो, डाउट अराइज हुआ तो आप कैसे डाउट क्लियर करोगे, आप उसके लिए आपको ऐप पे जाना पड़ेगा। आप ऐप पे वहाँ पे डाउट सेक्शन में पूछ सकते हो। ओके, तो एंड्रॉयड ऐप का आपको डाउनलोड लिंक डिस्क्रिप्शन में मेंशन है, या फिर आप प्ले स्टोर में भी, प्ले स्टोर के सर्च कॉलम में जाके आप एवरीवेयर फिजिक्स डालोगे, सर्च करोगे, आपको मिल जाएगा एवरीवेयर फिजिक्स, लोगो आप देख सकते हो। तो ये प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज मिल गए आपको। नेक्स्ट हम जो अभी बताए कि किसी भी ऑब्जेक्ट को चार्ज कर सकते हैं, ठीक है,
बाय ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो चार्जिंग के कुछ मेथड्स हैं, ठीक है, चार्जिंग के कुछ मेथड्स हैं, कुछ तरीके हैं कि इनके थ्रू ही हम चार्ज कर सकते हैं। तो क्या क्या मेथड्स हैं वो, तो नेक्स्ट हम देख रहे हैं मेथड्स ऑफ चार्जिंग। तो फर्स्ट मेथड जो है वो बाय फ्रिक्शन मेथड। तो फ्रिक्शन मेथड आप लोग इसको बचपन में खेल खेल में मतलब इसका एक्सपेरिमेंट भी किए हो, ठीक है, वहां पे भले ही आपको नहीं पता था बट इसका एक्सपेरिमेंट आप खेल खेल में वो सीख चुके हो, जानते हो कैसे। कौन सा, कुछ पेपर के पीसेस टुकड़े काट करके रख के अब बाल में इस तरह से कॉम या पेन रब करते थे, उसके बाद पेपर के पीसेस के पास ले जाते थे, तो क्या होता था, अट्रैक्ट होता था। तो जब एक मान लो पेन पहले से रखा हुआ है, उसको पेपर के पीसेस के पास ले गए, कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, कोई भी इफेक्ट देखने को नहीं मिल रहा है। लेकिन जैसे ही आप कुछ देर तक रब किए अपने हेयर में या फिर किसी भी क्लोथ्स में, वुलन क्लोथ्स में कहीं पे भी रब कर रहे हो, उसके बाद उसके पास ले जा रहे हो, तो आपको क्या देखने को मिल रहा है, पेपर के पीसेस को वो अट्रैक्ट कर रहा है अपनी तरफ। तो वो जो चार्ज है वो फ्रिक्शन मेथड के थ्रू ही। एक और एग्जांपल देना चाहेंगे, ठंडे के दिनों में आप ब्लैंकेट ओढ़ते हो, ठीक है, कंबल ओढ़ते हो, तो कभी भी कंबल में मान लो इस तरह से हाथ लगाया तो आपको अचानक से स्पार्क टाइप का फील होता होगा, देखता होगा। तो वहां पे भी क्या है कि आपका जो स्किन है उस वुलन कंबल, वुलन ब्लैंकेट के साथ जो उसके सरफेस के साथ रब कर रहे हो, तो वहां पे भी फ्रिक्शन से क्या हो रहा है, चार्ज डेवलप हो रहा है। तो बाय फ्रिक्शन मेथड, फ्रिक्शन मेथड में क्या होता है, if two surfaces rub होता क्या है कि दो सरफेसेस आपस में एक दूसरे के साथ रब कर रहे हैं, तो क्या होता है कि उनके बीच में हीट डेवलप होगा। क्यों, फ्रिक्शन के कारण। अब हीट डेवलप हुआ तो वो जो हीट एनर्जी है वो यूटिलाइज किया जा रहा है, किसके द्वारा, इलेक्ट्रॉन्स के। तो एक सरफेस, एक ऑब्जेक्ट का इलेक्ट्रॉन्स उस हीट एनर्जी को गेन करके दूसरे में वो क्या हो जाएगा, ट्रांसफर हो जाएगा इलेक्ट्रॉन। तो एक ऑब्जेक्ट, एक सरफेस के पास इलेक्ट्रॉन की डिफिशियंसी हो गई, दूसरे के पास एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो गया। तो अब ऐसा कैसे समझोगे कि किससे इलेक्ट्रॉन रिमूव हो सकता है, कौन गेन कर सकता है, तो वर्क फंक्शन होता है, ठीक है। वर्क फंक्शन क्या होता है, देखो सिंपली समझाना चाहेंगे। दो एटम है आपके पास, एक एटम X है, दूसरा एटम Y है। इसका इलेक्ट्रॉन्स को बाहर निकालने के लिए सपोज जो भी एनर्जी रिक्वायरमेंट है, फॉर एग्जांपल E1 या फिर EY एनर्जी चाहिए, इसके इलेक्ट्रॉन्स को बाहर निकालने के लिए आपको EX अमाउंट ऑफ एनर्जी चाहिए। फॉर एग्जांपल EX ग्रेटर देन EY है, तो कौन इजिली रिमूव हो सकता है, कौन पहले रिमूव हो सकता है, EY इजिली रिमूव हो सकता है क्योंकि इसको कम एनर्जी चाहिए, तो इसका वर्क फंक्शन जो है वो लेस है। तो जिसका वर्क फंक्शन कम होगा वो क्या बन जाएगा, आपका पॉजिटिवली चार्ज, क्योंकि उससे इलेक्ट्रॉन पहले ही रिमूव हो जाएंगे। आप रब कर रहे हो, हीट डेवलप हो रहा है, हीट डेवलप हो रहा है, हीट एनर्जी इंक्रीज हो रही है। तो हीट एनर्जी जैसे ही किसी भी एक के वर्क फंक्शन के बराबर का हो गया, वहां से इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होके, इमिट होके दूसरे में ट्रांसफर हो जाएगा। तो यही प्रोसेस जो कहलाता है आपका फ्रिक्शन मेथड, ठीक है। तो इसके कुछ एग्जाम्पल्स भी हैं, जैसे ग्लास रॉड और सिल्क क्लॉथ। तो ग्लास रॉड और सिल्क क्लॉथ को आप रब करोगे तो क्या है आपका कि ग्लास रॉड आपका पॉजिटिवली चार्ज बन जाएगा और सिल्क क्लॉथ जो है वो आपका नेगेटिवली चार्ज हो जाएगा। तो इसके
एग्जाम्पल्स हैं, आपको वो नोट्स में भी मिल जाएंगे कुछ एग्जाम्पल्स। तो ये आपका फ्रिक्शन मेथड था। नेक्स्ट, बाय कंडक्शन। कंडक्शन मेथड के थ्रू भी किसी भी ऑब्जेक्ट को आप चार्ज कर सकते हो। तो कंडक्शन मेथड में क्या होता है कि कोई भी न्यूट्रल ऑब्जेक्ट को, जो अनचार्ज्ड ऑब्जेक्ट है आपके पास, उसको किसी चार्ज ऑब्जेक्ट के साथ इलेक्ट्रिकली कंडक्ट करते हो। इलेक्ट्रिकली कंडक्ट दैट मीन्स किसी कंडक्टर के थ्रू आप उसको कनेक्ट कर दे, या तो डायरेक्टली कनेक्ट कर दो, कंबाइन कर दो, यदि दो कंडक्टर है डायरेक्टली टच आ गया, कांटेक्ट में आ गए, या फिर किसी वायर के थ्रू, वही हो गया आपका इलेक्ट्रिकल कंडक्टर। तो किसी वायर के थ्रू यदि आप उसको कंडक्ट कर देते हो तो चार्ज ऑब्जेक्ट से आपका जो कुछ चार्ज है वो ट्रांसफर होगा किस पे, अनचार्ज ऑब्जेक्ट में। क्यों ट्रांसफर होता है, तो आप 10th क्लास में पढ़े होंगे कि करंट इलेक्ट्रिसिटी दैट मीन्स करंट जो फ्लो होता है वो दो पॉइंट के बीच में, दैट मीन्स पोटेंशियल जो डिफरेंस है, और उसको आप क्लोज कर देते हो उस पाथ को, तो एक पाथ पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक करंट फ्लो होगा। ठीक है, करंट फ्लो कब होता है, जब पोटेंशियल डिफरेंस राइज होता है। तो पोटेंशियल डिफरेंस दैट मीन्स करंट फ्लो कहने का मतलब क्या है, चार्ज का ही फ्लो। तो दो ऑब्जेक्ट के बीच में, उनके बीच में यदि पोटेंशियल डिफरेंस है, उनका पोटेंशियल अलग अलग है, उनको आपस में आप कनेक्ट कर देते हो इलेक्ट्रिकल कंडक्टर के थ्रू, किसी वायर के थ्रू, तो चार्ज्ड ऑब्जेक्ट से कुछ चार्ज ट्रांसफर होगा आपका किसमें, अनचार्ज ऑब्जेक्ट में। क्यों ऐसा होगा, क्योंकि उनके बीच में पोटेंशियल डिफरेंस है। उनके बीच में चार्ज का क्या होगा, ट्रांसफर होगा। ऐसा क्यों होता है, ड्यू टू पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन देम। तो जो अनचार्ज ऑब्जेक्ट है उसके पास पोटेंशियल कितना, उसका पोटेंशियल जीरो पोटेंशियल, वो न्यूट्रल है। लेकिन कोई चार्ज ऑब्जेक्ट है, चाहे वो पॉजिटिवली चार्ज है या नेगेटिवली चार्ज है, यदि पॉजिटिवली चार्ज है तो उसकी पोटेंशियल पॉजिटिव पोटेंशियल हो गया, नेगेटिवली चार्ज है तो नेगेटिव पोटेंशियल हो गया। तो जीरो पोटेंशियल और या नेगेटिव या पॉजिटिव दोनों के साथ कंपेयर करोगे तो आपको पोटेंशियल डिफरेंस मिलेगा। तो उस केस में आपका क्या होगा, पोटेंशियल डिफरेंस होने के कारण यदि उनको आपस में कनेक्ट करते हो तो चार्ज का क्या होगा, ट्रांसफर होगा, और अनचार्ज ऑब्जेक्ट भी कुछ चार्ज गेन कर लेगा इस प्रोसेस में। तो ये एक मेथड था आपका किसी भी अनचार्ज ऑब्जेक्ट को चार्ज करने का। नेक्स्ट जो तरीका है बाय इंडक्शन। इंडक्शन कहने का मतलब, इंडक्शन क्या होता है, जैसे सपोज कोई पर्सनालिटी है, ठीक है, कोई पर्सन है, उसकी पर्सनालिटी से आप इंड्यूस हो रहे हो। इंड्यूस हो रहे हो मतलब प्रभावित होना, प्रेरित होना, ठीक है। तो वही है यहाँ पे। तो इंडक्शन दैट मीन्स किसी अनचार्ज ऑब्जेक्ट के नज़दीक में कोई चार्ज ऑब्जेक्ट लेके जाओगे ना, तो वो क्या होगा, उसके कारण वो इंड्यूस्ड होगा। अब इंड्यूस्ड कहने का मतलब क्या है देखेंगे, पहले समझ लेते हैं। ये आपके पास अनचार्ज ऑब्जेक्ट या न्यूट्रल। तो न्यूट्रल कहने का मतलब क्या है कि जितना इसके पास नेगेटिवली चार्ज है उतना ही पॉजिटिवली चार्ज। तो न्यूट्रल ऑब्जेक्ट। यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड रहेगा, अभी जो भी पॉजिटिव नेगेटिव है एक दूसरे। ये अभी है तुम्हारा फर्स्ट केस में। सेकेंड केस में क्या हुआ, इसके नज़दीक में, इसका नाम है ए, कोई चार्ज ऑब्जेक्ट लेके गए। कौन सा, कोई चार्ज ऑब्जेक्ट बी लेके आया। वो कौन सा चार्ज है, पॉजिटिवली चार्ज है। तो ये जो पॉजिटिवली चार्ज ऑब्जेक्ट बी है, ये क्या काम करेगा,
ए का जो नेगेटिव चार्ज है उसको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेगा, और बी ए का जो पॉजिटिवली चार्ज है, ये पॉजिटिवली चार्ज उसको रिपेल करेगा, अपने से दूर करना चाहेगा। तो यहां पे क्या हुआ कि किसी अनचार्ज ऑब्जेक्ट के नजदीक में चार्ज ऑब्जेक्ट लेके आया तो आपका पोल क्रिएट हो गया, पोलराइजेशन हुआ चार्ज का, ठीक है। चार्ज का जो कंसंट्रेशन है वो सेपरेट आउट हो गया, एक तरफ आपका पॉजिटिवली चार्ज हो गया, दूसरे तरफ आपका नेगेटिवली चार्ज हो गया, ठीक है। थर्ड स्टेप में क्या करना है, तो ये जो आपका ए है इसको आप अर्थ से कनेक्ट कर दो। बी को अभी नहीं हटाना है, बी को हटाओगे तो फिर दिक्कत हो जाएगा, फिर से ये न्यूट्रल ही हो जाएगा। अर्थ के बारे में क्या बोला जाता है कि अर्थ आपका न्यूट्रल है, इनफाइनाइट चार्ज वो आपको दे सकता है या ले सकता है, किस एम से, क्या कारण है, वो आपको न्यूट्रल पोटेंशियल प्रोवाइड करेगा। यदि दैट मीन्स किसी भी मतलब चार्ज ऑब्जेक्ट को अर्थ से कनेक्ट कर दोगे तो उसको वो क्या कर देगा, न्यूट्रल कर देगा। इसीलिए हम घरों में अर्थिंग जो यूज करने के कारण क्या है कि आपके पास आपके घरों में जैसे फ्रिज है, कोई भी मेटालिक जो अप्लायंसेस है जिसको आप डेली कांटेक्ट में आता है, वहां पे अर्थिंग का जरूरत पड़ता है। क्यों ऐसा, क्योंकि सपोज मेटालिक जो उसका बॉडी है उसमें सपोज चार्ज आ जाए, ठीक है, ड्यू टू लूज कनेक्शन या फिर जो भी शॉर्ट सर्किट, वो सपोज चार्ज आ जाए, तो वो जो चार्ज है वो किसके साथ कनेक्ट, बॉडी किसके साथ कनेक्टेड है, अर्थ के साथ, तो अर्थ उसको क्या करेगा, तुरंत से न्यूट्रलाइज करने की कोशिश करेगा, ठीक है। दैट मीन्स उस बॉडी को न्यूट्रलाइज कर देगा। तो अर्थेड करने के कारण क्या है कि ये जो अर्थ पॉजिटिव चार्ज है ये तो वैसे उसको रिपेल कर रहा था, तो पॉजिटिव चार्ज को ये क्या कर देगा, अर्थ न्यूट्रलाइज कर देगा। तो कोई जरूरी नहीं है कि सिर्फ वो पॉजिटिव चार्ज को न्यूट्रलाइज कर सकता है, वो किसी को भी न्यूट्रलाइज कर सकता है, ठीक है। यदि यहाँ पे नेगेटिव लाते तो इधर पॉजिटिव को अपनी तरफ अट्रैक्ट करके रखता, नेगेटिव इधर आ जाता तो वो नेगेटिव को न्यूट्रलाइज कर देता। ये थर्ड केस में आ गया। लास्ट फोर्थ स्टेप में आप क्या करो, इसको फिर डिस्कनेक्ट कर दो। अभी बी को मत हटाना, क्योंकि बी को हटा लोगे पहले ही अर्थेड है तो अर्थ फिर से इस चार्ज को भी क्या कर देगा, न्यूट्रलाइज कर देगा। बी को आपको ए के नज़दीक ही रखना है और अर्थेड का जो कनेक्शन था उसको रिमूव कर लेना है। तो अब आप देख रहे हो कि ए के पास कौन सा चार्ज सिर्फ बचा, नेगेटिवली चार्ज। फाइनल स्टेप में बी को अब हटा लो, ए को सिर्फ आपके पास रहने दो, तो ये जो नेगेटिवली चार्ज है वो थ्रू आउट द वॉल्यूम डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। तो ये आपका किसी भी अनचार्ज ऑब्जेक्ट को चार्ज करने का तरीका जो है ये क्या कहलाता है, इंडक्शन। यहाँ पे ना ही इस अनचार्ज ऑब्जेक्ट को रब कर रहे हो, ना ही किसी चार्ज ऑब्जेक्ट के साथ इलेक्ट्रिकली कंडक्ट करवा रहे हो, किसी वायर के साथ कनेक्ट कर रहे हो, दोनों में से कोई भी प्रोसेस नहीं हो रहा। दैट मीन्स उसके नज़दीक सिर्फ ला के आप इंडक्शन कर रहे हो, इंड्यूस कर रहे हो, ठीक है, इसके पास चार्ज को। तो यही प्रोसेस क्या कहलाता है, आपका इंडक्शन मेथड, ठीक है। तो ये आपका एक था, तो इसके बारे में कुछ पॉइंट्स लिखेंगे। तो ये समझ गए हो, ये आपका डायग्राम के थ्रू समझाया गया, कुछ पॉइंट्स नोट करेंगे इसके बारे में। फर्स्ट, इंड्यूस्ड चार्ज जो होगा वो लेस दैन और इक्वल टू द इंड्यूसिंग चार्ज। देखो इंड्यूसिंग चार्ज कौन सा, जैसे ए आपका क्या था, अनचार्ज ऑब्जेक्ट था ना, फाइनली जाके ए के पास चार्ज इंड्यूस हुआ, तो ए के पास जो चार्ज इंड्यूस हुआ वो क्या कहला रहा है, इंड्यूस चार्ज। और इंड्यूसिंग चार्ज कौन था, बी। तो इंड्यूस चार्ज जो भी होगा वो इंड्यूसिंग चार्ज से लेस रहेगा या फिर ज्यादा से ज्यादा उससे इक्वल तक हो सकता है। नेचर ऑफ इंड्यूस्ड चार्ज इज अपोजिट टू इंड्यूसिंग। देखे थे
बी आपका इंड्यूसिंग चार्ज था, तो बी किस नेचर का था, पॉजिटिव नेचर का था, और ए जो फाइनली चार्ज हुआ वो क्या हुआ, नेगेटिवली चार्ज हुआ। तो इंड्यूस्ड चार्ज होगा और इंड्यूसिंग चार्ज दोनों एक दूसरे के अपोजिट नेचर के रहेंगे। तो जो इंड्यूस्ड चार्ज की वैल्यू है, सपोज ए का जो चार्ज हुआ इंड्यूस्ड चार्ज क्यू डैश इज इक्वल टू माइनस ऑफ क्यू 1 माइनस 1 बाई के। के क्या है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ इंड्यूस्ड चार्ज्ड बॉडी। जो भी बॉडी इंड्यूस्ड चार्ज हो जिस बॉडी के पास, उसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है के। सपोज इंड्यूस्ड चार्ज जो, जैसे ए आपका इंड्यूस्ड चार्ज बॉडी है, तो ए मेटल है, तो मेटल का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कितना होता है, इनफाइनाइट। फॉर मेटल के इज इक्वल टू इनफाइनाइट। दैट मीन्स ए यदि आपका मेटालिक बॉडी है, कोई इलेक्ट्रिकल कंडक्टर बॉडी है, उसको आप उसमें आप इंड्यूस चार्ज करवा रहे हो, तो के इज इक्वल टू इनफाइनाइट। ये क्यू क्या है आपका, इंड्यूसिंग चार्ज, जैसे बी का जो चार्ज, क्यू डैश क्या है, इंड्यूस्ड चार्ज, ठीक है। क्यू डैश क्या है आपका, इंड्यूस्ड चार्ज, और क्यू क्या है, इंड्यूसिंग चार्ज, के आपका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। तो सपोज जो ए था वो मेटालिक बॉडी है, तो के की जगह इनफाइनाइट 1 अपॉन इनफाइनाइट कितना, 0, 1 माइनस 0 1। दैट मीन्स क्यू डैश इज इक्वल टू माइनस क्यू। तो यदि मेटालिक बॉडी में आप इंड्यूस करा रहे हो तो इक्वल चार्ज इंड्यूस होगा, मैग्नीट्यूड इक्वल होगा, नेचर अपोजिट होगा। लेकिन कोई नॉन मेटालिक कोई दूसरा बॉडी है जिसमें के का वैल्यू ग्रेटर देन 1 है, उस केस में आपका क्या होगा, इनफाइनाइट से लेस है। देखो के का वैल्यू क्या होगा, लेस देन इनफाइनाइट होगा, किसमें, नॉन मेटालिक के केस में। मेटालिक के केस में क्या होगा, के इज इक्वल टू इनफाइनाइट। तो उस केस में जो क्यू डैश है वो लेस देन मैग्नीट्यूड ऑफ क्यू, इंड्यूसिंग चार्ज। तो ये एक प्रोसेस था आपका इंडक्शन मेथड। तो 3 डिफरेंट प्रोसेस के थ्रू हम क्या कर सकते हैं, किसी भी अनचार्ज ऑब्जेक्ट को चार्ज कर सकते हैं। तो ये सब चार्ज के बेसिक इंट्रोडक्शन था। अब जो स्टार्ट होगा में हमारा टॉपिक वो क्या है, कूलम्ब्स लॉ। तो कूलम्ब्स लॉ हम लोग नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट करेंगे। तो ऐप जो एंड्रॉयड एप्लीकेशन है आप याद से डाउनलोड कर लीजिए। देखिए डाउनलोड करने इसलिए बोला जा रहा है कि मान लो यहाँ पे आपको सिर्फ रिकॉर्डेड लेक्चर्स मिल रहे हैं। सपोज आपको थ्योरी कंटेंट चाहिए, क्वेश्चन बैंक चाहिए, असाइनमेंट चाहिए। एक बात और, एंड्रॉयड ऐप में क्या है कि जैसे आज का जो टॉपिक रहा फर्स्ट लेक्चर, तो इस पे बेस्ड आपको असाइनमेंट रहेगा, डीपीपीज रहेंगे। तो वो आपको कहाँ पे मिलेगा, एप्लीकेशन में ही मिलेगा, एंड्रॉयड ऐप में ही मिलेगा, ठीक है। सपोज सेकेंड लेक्चर हुआ तो उस पर बेस्ड जो डीपीपीज मिलेंगे, तो इस तरह से आपको वो सब कहाँ पे मिलेंगे। सपोज चैप्टर एंड हुआ तो आपका जो टॉपिक टेस्ट होगा, पार्ट टेस्ट होगा, वो टेस्ट कहाँ पे आप अपियर हो सकते हो, वो एप्लीकेशन में अपियर हो सकते हो। तो इसलिए बार बार बोल रहा हूँ कि आप एंड्रॉयड एप्लीकेशन आज ही डाउनलोड कर लीजिए। एप्लीकेशन का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी दिया हुआ है, और आप प्ले स्टोर में भी जाके सर्च करके एवरीवेयर फिजिक्स आप सर्च करेंगे, वहाँ पे भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, बाकी अब नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। थैंक यू सभी को।